पुलिस के साथ आंख में चोली का खेल खेलने वाले भगोड़े खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल की लेटेस्ट लोकेशन उत्तर प्रदेश के मेरठ में देखी गई। इसके बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है और पुलिस को शक है कि अमृतपाल उत्तराखंड के रास्ते नेपाल भागने की कोशिश कर रहा है। चीखकर खालिस्तान की मांग करने वाला अमृतपाल पुलिस के डर से चूहे की तरह छिपा घूम रहा है। 18 मार्च से फरार अमृतपाल को तलाश करने में पुलिस पूरे देश की खाक छान रही है, लेकिन शातिर अमृतपाल बार बार पुलिस को चकमा देकर निकल लेता है। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। अमृतपाल के अलग अलग जगहों से सीसीटीवी सामने आ रहे हैं, लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंचती है अमृतपाल अपना ठिकाना बदल लेता है। जैसे ही अमृतपाल की लोकेशन का पता चलता है, पुलिस को लगता है कि अब अमृतपाल को पकड़ लेंगे, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही वो निकल लेता है। एक बार फिर अमृतपाल की नई लोकेशन सामने आई। अमृतपाल की दूसरी वीडियो के आखिर में कीर्तन की आवाज आ रही थी, जिसके बाद पुलिस ने तमाम डेरों पर चौकसी बढ़ा दी। पुलिस के मुताबिक अमृतपाल के एक मददगार को पकड़ा गया है। इसी शख्स के मोबाइल से अमृतपाल ने वीडियो बनाए थे, जिन्हें 29 और 30 मार्च को जारी किया गया था। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि ये वीडियो कहां बनी। अमृतपाल को पकड़ने के लिए पुलिस 3 जिलों में ऑपरेशन चला रही है। होशियारपुर, जालंधर और फगवाड़ा एरिया में पुलिस काफी सक्रिय है। पुलिस ने कई गांवों को घेर रखा है और आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है। उमेशपाल हत्याकांड में पुलिस ने माफिया अतीक अहमद के जीजा अखलाक को गिरफ्तार कर लिया है। अखलाक अतीक के शूटर्स को फंड मुहैया कराता था। इसके अलावा अतीक के साथ साई की तरह रहने वाले उसके वकील को भी उम्र कैद हो गई। उमेशपाल हत्याकांड में पुलिस नए खुलासे कर रही है। अतीक अहमद को उम्र कैद सजा होने के बाद पुलिस के हाथ एक और बड़ी कामयाबी लगी। उत्तर प्रदेश को अपनी जागीर समझने वाले माफिया अतीक अहमद के बहनोई अखलाक को एसटीएफ की लखनऊ यूनिट ने गिरफ्तार कर लिया है। गैंगस्टर अतीक अहमद के जीजा अखलाक की तलाश में एसटीएफ की लखनऊ यूनिट ने देर रात छापेमारी की। प्रयागराज पुलिस अखलाक को अपने साथ ले गई है। अतीक अहमद का बहनोई अखलाक मेरठ के सूरजकुंड इलाके में रहता है। प्रयागराज में उमेशपाल की हत्या करने के बाद माफिया अतीक का बेटा असद, शूटर गुड्डू मुस्लिम और साबिर मेरठ आए थे। बताया जा रहा है कि वो सभी अखलाक के घर पर ही रुके थे। उमेशपाल हत्याकांड के बाद इस मामले में अखलाक से कई बार पूछताछ की गई, लेकिन पूछताछ के बाद अखलाक को छोड़ दिया गया था। पुलिस अखलाक के खिलाफ लगातार सबूत इकट्ठा कर रही थी और सारे सबूत इकट्ठा होने के बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। अतीक के साथ साथ उसके करीबी मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं। उमेशपाल अपहरण मामले में अदालत ने बाहुबली नेता अतीक अहमद के साथ उसके वकील खान स्वालत हनीफ को भी उम्र कैद सजा सुनाई है। बिहार की धरती पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जंगलराज वाले बिहार में कभी शांति नहीं ला सकती। बीजेपी सत्ता में आई तो दंगाइयों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। रिपोर्ट देखिए। बिहार में तनाव के बीच नवादा पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। हिंसा फैलने के चलते सासाराम दौरा रद्द होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने सासाराम की जनता से माफी मांगी। दंगाइयों पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने साफ संदेश दिया कि 25 में बिहार में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो दंगाइयों को उल्टा करके सीधा कर देंगे। बिहार में हिंसा की कोई जगह नहीं है। नवादा में रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने सीएम नीतीश कुमार और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि अब इन लोगों के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। जनता को भरोसा दिलाते हुए अमित शाह ने कहा कि बीजेपी अब कभी नीतीश कुमार के साथ गठबंधन नहीं करेगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए गृह मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पद के लिए वैकेंसी अभी खाली नहीं है। अमित शाह ने कहा कि बिहार में जातिवाद का जहर घोलने वाले नीतीश कुमार को जनता कभी माफ नहीं करेगी। गृह मंत्री अमित शाह की रैली में उमड़ी भीड़ बिहार की सियासत की नई तस्वीर खींचती नजर आई। बाहर वाले नीतीश कुमार का बिहार फिलहाल धर्म की आग में अंगार है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। 125 करोड़ के भारत में 70 करोड़ लोगों का डेटा चोरी कर लिया गया। शख्स ने सिर्फ लोगों का डेटा चोरी नहीं किया, बल्कि कई बड़े सरकारी विभागों और नामचीन कंपनियों को भी नहीं छोड़ा। वो भी हरियाणा के फरीदाबाद में दफ्तर खोलकर ये चोरी की गई। हैदराबाद के साइबर पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है। क्या कुछ ये पूरा मामला है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। आज तक आप नटवरलाल के किस्से सुना करते थे, लेकिन एक जनाब ऐसे भी हैं जिन्होंने नटवरलाल को भी पीछे छोड़ दिया।
फर्क बस इतना है कि नटवरलाल पैसों की चोरी करता था और इस शख्स ने डेटा की चोरी कर पैसे कमाए। चोरी तो चोरी होती है, चाहे एक पैसे की करें या करोड़ों अरबों में करें। भारत के इतिहास की सबसे बड़ी डेटा चोरी हुई है। हैदराबाद पुलिस के मुताबिक विनय भारद्वाज ने भारत के 70 करोड़ से ज्यादा लोगों के डेटा पर हाथ साफ करने के बाद बड़े बड़े संगठनों को भी निशाना बनाया। तेलंगाना की साइबराबाद पुलिस ने डेटा चोरी का खुलासा करते हुए उस चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी कथित तौर पर डेटा की चोरी कर उसे बेचा करता था। इस अपराध के शिकार 24 राज्यों के लोगों के साथ साथ 8 महानगरों में भी शामिल हैं। साइबराबाद पुलिस ने बताया कि आरोपी के पास मौजूद कुछ महत्वपूर्ण डेटा में रक्षा कर्मियों, सरकारी कर्मचारियों, पैन कार्ड धारकों, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों का डेटा शामिल है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के पास दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं, डीमैट खाता धारकों, विभिन्न व्यक्तियों के मोबाइल नंबर, एनईटी छात्रों, बीमा धारकों, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड धारकों के डेटा भी थे। नोएडा अथॉरिटी का एक नया कारनामा इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है और कारनामा कुछ है ही ऐसा। दरअसल नोएडा के सेक्टर 67-70 रोड पर यू टर्न बनाया गया, लेकिन इसकी लागत लोगों को हजम नहीं हुई क्योंकि इसको बनाने में 1 करोड़ का खर्चा आया। अब सोशल मीडिया पर लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या लगा जो इसकी लागत इतनी ज्यादा आई। रिपोर्ट देखिए। नोएडा की माया नगरी में एक ऐसा कायाकल्प हुआ जिसकी चर्चा दूर सुदूर तक हो रही है और भला हो भी क्यों ना, काम ही कुछ ऐसा हुआ। नोएडा की सड़कों पर गजब का कारनामा देखने को मिला। एक यू टर्न का निर्माण हुआ, लेकिन उसकी कीमत लोगों को हजम नहीं हो रही। दरअसल 1 अप्रैल की सुबह नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु माहेश्वरी ने एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि नोएडा सेक्टर 67 और 70 की सड़क पर एक नया यू टर्न बनाया गया। इससे गाड़ियों को कम स्टॉप्स लेने होंगे, ट्रैफिक जैम भी कम होगा। इससे नोएडा वासियों का वक्त बचेगा। पर इस ट्वीट में एक ऐसी बात लिखी थी जिस पर सबके कान खड़े हो गए। रितु ने बताया कि इस यू टर्न को बनाने में 99.71 लाख रुपए खर्च हुए। बताइए, 1 करोड़ का स्पीड ब्रेकर। इसके बाद तो इस यू टर्न की चर्चा हर ओर होने लगी। सवाल पूछा जाने लगा कि आखिर इसमें कहीं सोना तो नहीं लगवा दिया गया। नोएडा अथॉरिटी इसे उपलब्धि बता रही है, लेकिन लोग जमकर मजे ले रहे हैं। हालांकि इस तमाम गुत्थम गुत्थी के बाद अथॉरिटी की ओर से सफाई भी आई। बताया गया कि इस परियोजना में सिर्फ 1 नहीं बल्कि 4 यू टर्न है। लगभग 100 मीटर सड़क चौड़ीकरण, फुटपाथ बिछाने, 1200 मीटर फुटपाथ टाइलिंग और अन्य संबंधित काम भी इस पैसे में किए गए। बहरहाल अब ये हंगामा हुआ तो लोग सवाल पूछेंगे ही। और अब बात करते हैं जयपुर में हुए SC/ST समुदाय की महापंचायत की, जहां पर SC/ST समुदाय में तमाम नेता शामिल हुए। SC/ST के हितों की रक्षा करने की मांग हुई। राजस्थान में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में ये महापंचायत कर SC/ST समुदाय राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए मैदान में कूद गया है। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हो चली है। जयपुर में SC/ST की महापंचायत हुई। तमाम नेता, मंत्री, विधायक शामिल हुए, लेकिन इस दौरान मंत्रियों के बोलने पर विवाद हो गया। विवाद की शुरुआत आपदा राहत मंत्री गोविंद मेघवाल के भाषण से हुई। उन्होंने जैसे ही भाषण शुरू किया तो आयोजकों ने उन्हें 2 मिनट में भाषण खत्म करने को कहा। बीच में टोका टोकी हुई। मंत्री मेघवाल नाराज हो गए, कह दिया कि जब बात ही पूरी नहीं कह सकते तो फिर बोलने का मतलब ही क्या। जिसके बाद मेघवाल नाराज होकर मंच से नीचे उतर गए, कार्यक्रम छोड़कर चले गए। इस दौरान नारेबाजी भी हुई। महापंचायत में दलित आदिवासी समुदाय के नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर लंबित पड़ी मांगों का समाधान न करने पर नाराजगी जाहिर की। नेताओं ने साफ कहा कि दलित आदिवासियों को केवल वोट बैंक समझना बंद कर देना चाहिए। विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी संख्या में SC/ST समुदाय के लोगों ने इकट्ठा होकर अपनी हक की बात कही। नेताओं ने कहा कि SC/ST अधिनियम 1990 से लागू हो गया था, लेकिन राजस्थान सरकार के द्वारा 2011 में नियम बनाए गए। एक्ट में 2015 और 19 में संशोधन किए गए। इस कमेटी का फिर से गठन देरी से करना और इसकी नियमित बैठकें नहीं होने के कारण इसके क्रियान्वयन से संबंधित आ रही समस्याओं के समाधान की धीमी गति रहती है। तो ऐसा नहीं है कि जयपुर में सिर्फ SC/ST की महापंचायत हुई। करणी सेना की ओर से भी केसरिया महापंचायत का आयोजन हुआ। EWS आरक्षण सहित तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। साधु संतों की सुरक्षा मांग की गई। रिपोर्ट दी। चुनावी साल में राजस्थान की धरती पर महापंचायत हो रही है। एक ओर जहां SC/ST समुदाय ने महापंचायत की तो दूसरी ओर श्री राजपूत करणी सेना की ओर से केसरिया महापंचायत की गई। इस महापंचायत में प्रदेश भर से हजारों की तादाद में राजपूत समाज
और सवर्ण समाज के लोग इकट्ठा हुए। शामिल होने आए सभी लोगों ने केसरिया पगड़ी पहनी हुई थी। यूपी से भाजपा सांसद दुष्यंत सिंह ने केसरिया महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि राजपूत समाज का इतिहास सतयुग से शुरू होता है। हमारा इतिहास त्रेता, द्वापर और कलयुग में भी मिलता है। अब हमें समय के साथ साथ अपने आप को बदलना पड़ेगा। साधु संतों की हत्या, ईडब्ल्यूएस आरक्षण की मांग पर यह महापंचायत जारी है। आने वाले विधानसभा चुनाव में जिसका सीधा असर देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। यूपी और सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं के सिलेबस में बड़ा बदलाव किया है। नए सिलेबस में मुगलों के इतिहास को हटा दिया गया। साथ ही मशहूर शायर फैज आलम फैज की कुछ कविताओं के अंश भी हटाए गए हैं। नए सिलेबस को आगामी सत्र से लागू किया जाएगा। बदली हुई किताबें बाजार पहुंच चुकी हैं। अकबरनामा, बादशाहनामा, मुगल शासक और उनका साम्राज्य, राजधानियां और दरबार अब बीते समय की बात होंगे। यूपी बोर्ड और सीबीएसई के 12वीं के छात्रों को अब इससे छुटकारा मिल जाएगा। दरअसल यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में बड़ा बदलाव किया गया है। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में अब से मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी ने शैक्षिक सत्र 2023-24 से इंटरमीडिएट में चलने वाली इतिहास की किताब भारतीय इतिहास के कुछ विषय पाठ सेकंड से शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार को हटा दिया। इसके अलावा 11वीं के इतिहास की किताब से इस्लाम का उदय, औद्योगिक क्रांति, संस्कृतियों में टकराव और समय की शुरुआत पाठ हटाए गए हैं। वहीं नागरिक शास्त्र की किताब से शीत युद्ध और अमेरिकी वर्चस्व का पाठ हटाया गया। इतना ही नहीं, शायर फैज अहमद फैज की 2 उर्दू कविताओं के अनुवादों के अंश भी हटाए गए हैं। ये पहला मौका नहीं जब सिलेबस में बदलाव किया गया। इससे पहले भी कई बार बदलाव किए गए हैं। साल 2020 में उस वक्त बड़ा विवाद हो गया था जब सीबीएसई ने कहा था कि 11वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की किताब में शामिल डीमोनेटाइजेशन, संघवाद, नागरिका, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता के अध्यायों असेसमेंट में शामिल नहीं किया जाएगा। इसरो ने एक और उपलब्धि हासिल की है। इसरो ने RLV-LEX को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। आपको बता दें, इस मिशन का आयोजन एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्ग, कर्नाटक में किया गया। RLV से सैटेलाइट लॉन्चिंग से मिशन की लागत कम हो जाएगी। इसरो लगातार अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई ऊंचाई हासिल कर रहा है। अब इसी कड़ी में उसने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनमस लैंडिंग मिशन यानी RLV-LEX का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह कामयाबी सैटेलाइट की दुनिया में एक बड़ी कामयाबी है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल सैटेलाइट भेजने के बाद वापस धरती पर लौट आएगा। इसके जरिए दोबारा किसी और सैटेलाइट को लॉन्च किया जा सकेगा। अब तक के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आसमान में जाने के बाद नष्ट हो जाते थे। RLV भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO और इंडियन एयरफोर्स की मदद से बनाया गया है। RLV की सफल लॉन्चिंग के बाद अब सैटेलाइट भेजने में आने वाली लागत में कमी आएगी, यानी भारत भविष्य के सैटेलाइट लॉन्चिंग मिशन और कम खर्च में पूरा कर सकेगा। फिलहाल कई देश रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पर काम कर रहे हैं। एलन मस्क की स्पेस कंपनी पहली उन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में से एक है जिसने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफल परीक्षण किया था। स्पेस एक्स ने 2015 में रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफल सेल्फ लैंडिंग की थी। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पर फ्रांस, अमेरिका, जापान, चीन जैसे देश समेत कई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर रहे हैं। भूटान नरेश 3 दिन के भारत दौरे पर आने वाले और इसको लेकर चीन चिंतित है। चीन को चिंता सता रही है कि कहीं उसके सपनों पर पानी न फिर जाए। भारत और भूटान मिलकर डोकलाम में उसे चित न कर दें। भूटान नरेश के दौरे पर दोनों देशों के बीच व्यापार जैसे कई मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही डोकलाम मुद्दे पर भी चर्चा संभव है। भूटान नरेश 3 दिन के भारत दौरे पर आ रही हैं। 3 से 5 अप्रैल तक होने वाले इस दौरे पर सबकी नजर टिकी हुई है, लेकिन चीन की टेंशन बढ़ गई है। भूटान नरेश के भारत दौरे से चीन की चिंता बढ़ गई है कि कहीं उसका प्लान चौपट न हो जाए। चीन के साथ सीमा विवाद और भूटानी प्रधानमंत्री के बयान के बाद भूटान नरेश का भारत दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इस दौरान वह दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तार देने के लिए बातचीत करेंगे। इसमें विशेष तौर पर आर्थिक और विकास सहयोग के बारे में चर्चा होगी। वांगचुक के साथ भूटान के विदेश और विदेश व्यापार मंत्री टैंडी दोरजी और भूटान के शाही सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री भी आ रहे हैं।
भूटान नरेश राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के न्योते पर भारत आ रहे हैं। इस दौरान वे राष्ट्रपति और पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के न्योते पर भूटान के राजा जिग्मे खेसकर नामग्याल वांगचुक 3 से 5 अप्रैल तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। भूटान नरेश के भारत दौरे से चीन की टेंशन बढ़ गई है। चीन को चिंता सता रही है कि भूटान और भारत के बीच चर्चा होगी तो उसके सपने चूर-चूर हो जाएंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे से वीर सावरकर गौरव यात्रा की शुरुआत की। महाराष्ट्र के कई शहरों में सावरकर गौरव यात्रा निकाली गई। मुंबई के अंधेरी पूर्व इलाके में विधायक अमित साटम ने भी गौरव यात्रा निकाली। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग भी इसमें शामिल हुए। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस यात्रा का स्वागत किया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सावरकर को लेकर टिप्पणी की थी और उसके बाद एकनाथ शिंदे ने घोषणा की थी कि सावरकर गौरव यात्रा का आयोजन किया जाएगा। तो महाराष्ट्र में सावरकर गौरव यात्रा निकाली जा रही है। इसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी हिस्सा लिया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस यात्रा का स्वागत किया। सीएम एकनाथ शिंदे ने इस गौरव यात्रा की शुरुआत की। मुंबई की ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर गौरव यात्रा निकाली गई। इसमें मुस्लिम समाज के लोग भी यात्रा में शामिल हुए। महाराष्ट्र से ये तस्वीरें जहां पर सावरकर गौरव यात्रा निकाली गई।